everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next video of UPSC मिशन UPSC 2027. आज हमारा टारगेट है डे 25 जिसमें हम लोग मार्केट अराउंडर्स चैप्टर देख रहे थे. डे 23 में हमने इसका चैप्टर पढ़ा था. डे 24 में हमने कुछ 5 क्वेश्चंस किए थे और आज हम कुछ बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे तो सो दैट हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए. ठीक है. So the first question is explain how a chain of market is formed. What purpose does it serve? कि किस तरीके से चेन ऑफ मार्केट बनती है. ठीक है, हमने पढ़ा था ना. मैन्युफैक्चरर है, देन होलसेलर है, देन रिटेलर है, देन कंज्यूमर्स आते हैं. तो किस तरीके से मार्केट की चेन बन रही है और क्या पर्पस ये सर्व करती है, इसका पर्पस क्या है इस चेन ऑफ मार्केट का. ठीक है. सो अ चेन ऑफ मार्केट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ द मार्केट्स. एक इंटरकनेक्टेड है, एक से एक के बाद एक कनेक्टेड है एक दूसरे से, थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर बना रहा है वहाँ से गुड्स किसके पास पहुँचता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुँच जाता है. तो इसका ही काम है मार्केट का. ठीक है, इस तरीके से चेन बनती है. इट एनकम्पासेस ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेल, रिटेल दैट द प्रोडक्ट अंडरगोज बिफोर रीचिंग द फाइनल कंज्यूमर. अब कंज्यूमर के पास डायरेक्टली तो नहीं पहुँच जाता, बीच में होलसेल आता है. ठीक है, बीच में होलसेल आता है, बीच में रिटेल आता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी तो होएगी गुड्स की, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके तो भेजा जाता है. तो ये सारे प्रोसेस होता है बिफोर गोइंग टू द फाइनल कंज्यूमर. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ अ चेन ऑफ मार्केट देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट फॉर्म होती है. तो पहला फेज आता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, ग्रो करता है उस पर्टिकुलर गुड को, सच एज फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स और मैन्युफैक्चरर्स क्रिएटिंग गुड्स. देन लोकल मार्केट में कैसे आता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, इस गुड्स को बेचता है लोकल मार्केट में जहाँ पे वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे विद कंज्यूमर्स और इंटरमीडिएरीज के साथ ही यूजुअली लोकल मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं. इंटरमीडिएरीज जैसे कि पहले हो गए हमारे होलसेलर. ठीक है, होलसेलर क्या करेगा, बल्क में क्वांटिटी परचेज करेगा प्रोड्यूसर से या फिर लोकल मार्केट में से जाके भी खरीद सकता है एंड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा बड़ी बड़ी मार्केट और बड़े बड़े वेयर हाउसेस में जाके उसको स्टोर करवा देगा. होलसेलर ही फिर बाकी लोगों को अलग अलग एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट करवा के भेजता है. ठीक है. फिर आ जाते हैं हमारे पास रिटेलर. रिटेलर क्या करते हैं, वो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे होलसेलर से और फिर फाइनली कंज्यूमर्स को रिटेल मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं. कंज्यूमर्स फाइनली उस गुड्स को लेके उसको कंज्यूम कर लेते हैं सुपर मार्केट के थ्रू लेके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके या रिटेल आउटलेट से भी डायरेक्टली कई बार परचेज कर लेते हैं हम लोग. सो ईच लिंक इन दिस चेन रिप्रेजेंट अ मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन्स अकर. ठीक है, हर ये जो लिंक बन रही है यहाँ पे हर जगह एक ना एक ट्रांजेक्शन्स हो रही है. ये इससे सामान ले रहा है, ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है, इस तरीके से चल रहा है. अब इसका पर्पस क्या है, ये चेन ऑफ मार्केट क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं सिर्फ सीधा प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को आके दे दे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. देखिए, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था कल वाले लेक्चर में. एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना कि गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट हुए फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू एरियाज वेयर दे आर नीडेड. कि भाई ये जगह जो भी गुड्स बन रहे हैं वो जहाँ पे चाहिए उस जगह पे पहुँच जाए, क्योंकि हर प्रोड्यूसर को नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ पे गुड्स की डिमांड है. उनको वो होलसेलर रिटेलर को पता है कि उनके एरिया में कितनी चीज़ वो कंज्यूम होती है क्या नहीं होती, तो उस तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. स्पेशलाइजेशन में क्या है, अलाउ करना प्रोड्यूसर को कि वो फोकस करे प्रोडक्शन पे, क्योंकि अगर हम प्रोड्यूसर को यही काम दे देंगे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो स्पेशलाइजेशन नहीं आती. इसलिए प्रोड्यूसर को बोला जाता है कि आपका काम सिर्फ प्रोडक्शन करना है, बाकी काम कौन संभालेगा, इंटरमीडिएरी संभालेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और सेल्स वगैरह कैसे कैसे क्या करनी है. प्राइस डिटर्मिनेशन फैसिलिटेट करना द सेटिंग ऑफ प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. कि भाई डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, हर स्टेज पे जाके ये चेक करने के लिए, तो इसी हिसाब से प्राइसेस डिटरमाइन होती है. आपको पता होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि डिमांड सप्लाई के थ्रू ही प्राइस डिटरमाइन होती है. नहीं भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पॉइंट को आप बाद में बेहतर समझ पाएंगे. हम इसको जब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तब हम ये चीज़ें भी समझ लेंगे. Access to goods ensures that even consumers in distant or urban areas can access goods produced in rural or remote regions. ठीक है, कि गुड्स का एक्सेस हर जगह पहुंच जाए, चाहे डिस्टेंट एरियाज़ हो, चाहे अर्बन एरियाज़ हो, रूरल एरियाज़ हो, रिमोट एरियाज़ हो, सब जगह गुड्स पहुंच जाए. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रेड एंड कॉमर्स इंकरेज करेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगी. ठीक है, और इनकम भी हर स्टेजेस पे जनरेट होती है, क्योंकि होलसेलर के पास भी कुछ इनकम आएगी, रिटेल के पास भी, और कंज्यूमर्स भी कुछ पैसा देंगे. अगर हम सीधा दे देंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही और इनकम जनरेट नहीं हो रही है. Variety and availability. तो it increases the variety of goods available to consumers by connecting local, regional, national and international market को link करके कहीं ना कहीं variety of goods हमारे पास available हो जाते हैं. So in essence, a chain of markets integrate producers and consumers, bridging the gap between supply and demand. जो भी सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप है उसको ये प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स क्या करते हैं, उस गैप को पूरा कर देते हैं. कि जिस जगह पे ज़्यादा डिमांड है उस जगह पे ज़्यादा सप्लाई करवा देना, जिस जगह का कम है वहाँ पे कम. तो इस तरीके का काम कौन करता है, इंटरमीडिएरीज करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऑल द पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, कि हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो कोई भी शॉप पे जाना चाहे वहाँ जा सकता है और वहाँ पे उसके पास इक्वल राइट है। यस, ये लाइन तो सही है कि हाँ यार, कोई भी चले जाओ, आप कोई भी दुकान में जाके, कोई भी स्टोर में जाके आप कुछ भी चीज़ें देख सकते हो, ले सकते हो, आपकी चॉइस है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कोई महंगी दुकान में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मिडिल क्लास से है या फिर लेट से कोई लो इनकम क्लास से है लोग, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव चीज़ें, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये फेयर ही नहीं बन रहा ना। हम कह रहे जा सकते हैं बट फेयर नहीं बन रहा। तो यार देखो, जाना इज़ राइट, ठीक है, बट वहाँ जाके हम परचेज़ कर रहे नहीं कर रहे, वो तो उनकी परचेजिंग पावर, उनकी इनकम पे डिपेंड करता है ना। बट स्टिल आप देखेंगे कि कई जगह ऐसा है कि लो, अगर जैसे ऐसा होता है कि लो मिडिल क्लास लोग अगर कोई बड़े से शोरूम में आ जाते हैं, एलवी के शोरूम में चले गए या कोई बड़े ब्रांड के शोरूम में चले गए, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उनको ट्रीट ऐसे नहीं किया जाता जो एज़ कम्पेयर टू उनको रिच क्लास के लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो वही हमें समझाना है, वही हमें लिखना है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? सो थियोरेटिकली हर पर्सन के बाद इक्वल राइट्स है कि वो विजिट कर सकता है कोई भी शॉप इन अ मार्केट प्लेस रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड देयर, ठीक है। सो देयर इज़ अ प्रिंसिपल रूटेड इन इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी है और फेयरनेस है। बट प्रैक्टिस में, रियलिटी में अगर हम बात करें, ये एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस होता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और आपके कल्चरल फैक्टर्स क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, लीगल पर्सपेक्टिव समझते हैं। लीगली देखिए ऐसा है कि कोई भी शॉप्स जो है, शॉप्स इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ कैन नॉट डिनाई एंट्री, कोई भी एंट्री को रोक नहीं सकता है किसी भी कस्टमर्स की, उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को देख के, उनके अपीयरेंस को देख के, या किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी रीजन को देख के हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप अंदर नहीं आ सकते। सबको अलाउड है। अगर हमें जाना हो कोई लग्जरी स्टोर, एलवी के शोरूम में जाना हो, रोलेक्स के में जाना, हम लोग जा सकते, कोई हमें हमारे अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं रोक सकते। दूसरा रीज़न है प्रैक्टिकल रियलिटी, ठीक है। अब देखो, लीगल इक्वालिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स, जो लोगों को डिस्करेज करते हैं कि यार हम महंगे शोरूम में, हम महंगे प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते। परचेज़ करना ना करना बात की बात है, हम जा ही नहीं सकते। लोगों को ऐसा फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है यार वहाँ जाके लोग हमसे बात करेंगे, हम बात कैसे करेंगे, हमारा तरीका बात करने का अच्छा नहीं है। लो क्लास लोग आप देखेंगे ऐसा यूजुअली, मतलब ऐसा होता है ऑफन, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा हो। कुछ मिडिल क्लास या लो क्लास लोगों में शायद वो स्किल्स नहीं हो पाती है, उतना अच्छे से वो बात नहीं कर पाते, जो वो बड़े कस्टमर्स जो होते हैं ना, रिच लोगों के अंदर वो जो स्किल्स होती है, तो कहीं ना कहीं उनको फील हो जाता है खुद भी, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं उसका क्योंकि अब इसमें जैसे रीज़न मैंने दे भी रखे हैं कि एक रीज़न तो ये है कि प्रैक्टिकल रियलिटी में कि भाई उनको फील होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, दिमाग में ऐसा होता है कि हम लोग तो लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की सम लग्जरी शॉप्स माइट सटली और ओवर्टली डिस्करेज विजिटर्स, ठीक है, कि भाई अगर जैसे जा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं हमारे अपीयरेंस को देख के कि हम तो लो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो हमें वो इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे या फिर पुअर सर्विस देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी फील होने लग जाता है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो है ही कि अगर हम एंट्री भी दे देंगे तो हम लोग खरीद नहीं सकते कोई भी चीज़, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम तब भी एक्सक्लूड ही हो रहे हैं। तो ये तरीके की चीज़ें होती है प्रैक्टिकल रियलिटी में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक हाई एंड ज्वेलरी स्टोर है जो डायमंड्स वगैरह सेल करती है, ठीक है। अब लीगली तो कोई भी वहाँ जा सकता है, इंक्वायर कर सकता है, सामान देख सकता है, वो सब तो अलाउड है। बट एक भी कोई भी पर्सन अगर मान लो मॉडेस्टली ड्रेस्ड होगा तो उसको कम ट्रीट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोई बंदा जो रिच लग रहा हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। ओफ्रा विनफ्रे के केस में भी ऐसा हुआ था कि उनको भी एक लग्जरी स्टोर स्विट्जरलैंड के अंदर उनको प्रॉपर सर्विस नहीं दी गई थी, क्योंकि सेल पर्सन ने अज्यूम कर लिया कि शी इज़ पुअर और शी कांट अफोर्ड दीज आइटम्स, ठीक है। ओफ्रा विनफ्रे कंक्लूजन यही है कि वाइल द राइट टू विजिट एनी शॉप एग्जिस्ट, ये सबको अलाउड है, सोसाइटल परसेप्शंस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफन इन्फ्लुएंस द इंक्लूसिविटी ऑफ सच स्पेसेस, कि भाई राइट टू विजिट तो हमारे पास एग्जिस्ट है, बट सोसाइटल परसेप्शन, लोगों ने, सोसाइटी ने जो परसेप्शन बनाए हुए हैं और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम लोग की उस जगह पे क्या स्पेस है। इंक्लूसिविटी मतलब हम वहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम एक्सक्लूड तो फील नहीं कर रहे। सो ट्रू इक्वालिटी वुड रिक्वायर्ड नॉट जस्ट एक्सेस, अगर इक्वालिटी होनी है तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप वहाँ जाके एक्सेस हो, बल्कि रिस्पेक्ट भी मिले और इक्वल ट्रीटमेंट भी किया जाए, इसको भी हम बोलते हैं इक्वालिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। लाइन ही समझ आ गई होगी आपको कि यार खरीदना और बेचना आजकल हम बिना मार्केट में जाए कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये काम कर सकते हैं। चाहे हमें कोई भी सामान लेना हो 5 मिनट में आ जाता है, 10 मिनट में आ जाता है, 2 दिन में भी आ जाते हैं। ऐसी आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ गई है, ठीक है। हमारे जो ये ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म है जिसमें 2 मिनट में डिलीवरी, 8 मिनट, 10 मिनट में, 15 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। तो आजकल हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे भी। तो वही है ये क्वेश्चन,
द स्टेटमेंट एम्फोसाइज दिस दैट फिजिकल मार्केट्स आर नो लॉन्गर द ओनली वेन्यू फॉर ट्रेड, कि भाई सिर्फ फिजिकल मार्केट ही नहीं है जिसमें आपको मार्केट में जाके ही सामान लेना, बल्कि आज के टाइम पे हम घर बैठ के भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है और ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल लिख सकते हैं कि कोई भी पर्सन परचेज कर सकता है प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा बिना किसी फिजिकल स्टोर विजिट करे। फॉर एग्जांपल एक बायर है, उन्होंने एक रिमोट विलेज में रहते थे, उन्होंने अपने फ़ोन से क्या ऑर्डर कर लिए, शूज़ ऑर्डर कर लिए, पेमेंट भी ऑनलाइन में पेमेंट कर दी और प्रोडक्ट भी उनके घर पे आ गया। तो इस तरीके के एग्जांपल हम दे सकते हैं। दूसरे एग्जांपल क्या है ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा? टेलीफोनिक और डायरेक्ट टू होम सेलिंग। आपको पता है घर में कई बार लोग आते हैं ना, डायरेक्ट बेचने आते हैं, तो ये भी तो एक तरीका है कि हम मार्केट नहीं गए फिर भी सामान हमारे पास आ गया। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आप इस आंसर्स को थोड़ा रीड करिए, चेक करिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। अभी हो सकता है आपको नहीं, कई बच्चों को नहीं समझ आ रहा हो, यार इतना मुश्किल लग रहा है वैसा है, बट चीज़ों को समझने पे ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग तो खैर हम अभी करेंगे बाद में, अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ आप लोग 2027-28 वाले हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पास लगभग 800+ डेज़ हैं। अब अभी भी हम आराम से कर सकते हैं, बहुत टाइम है। बस आपको डेली टारगेट्स करने हैं, डेली मुझे क्वेश्चंस भेजने हैं, जो भी मैं टारगेट दे रही हूँ उसको करके मुझे दीजिए, सो दैट मैं देख सकूँ कि आपका किस तरीके से आप लोग, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, सो मिलते हैं कल नेक्स्ट टारगेट के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।